हाय फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। समय को समय के अनुसार यूज करना चाहिए। ये बड़ा क्रिटिकल सेंटेंस मैंने बोल दिया आप लोगों को। समय को समय के अनुसार यूज करना चाहिए। जैसे आपके खेलने का समय है तो उसमें खेलना ही चाहिए। आपके सोने का समय है तो उसमें सोना ही चाहिए। और पढ़ने का समय है तो पढ़ना ही चाहिए। इसको कहते हैं समय को समय के अनुसार यूज करना। क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी किसी भी व्यक्ति के लिए होती है उसका सेहत। और वो सेहत तभी हो सकती है अच्छी जब उसमें नियम हो। और नियम किस बात का? पंचुअलिटी गिव्स यू एवरीथिंग बट नथिंग गिव्स यू पंचुअलिटी। तो ये आपकी अपनी बनाई हुई है। उस चीज को आप समझें और समय के साथ चलें। अगर आज डिमांड है पढ़ने की तो पढ़ाई पूरी तरह फोकस होके करें। हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 8वां लेक्चर चालू करते हैं जिसमें आपको कुछ करंट से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे जो अक्सर पूछी जाती है। ये चैप्टर में मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको चलाया है। और इसको हम एक वन शॉट भी क्रिएट करेंगे। इसका वन शॉट भी हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको एक बार रिवीजन भी हो एग्जाम के पहले। तो ये मत सोचिएगा कि हम ये स्लॉट वाइज आपको लेक्चर वाइज दे रहे हैं। एक वन शॉट भी लेके आएंगे। उस वन शॉट के लिए भी हम आपको टाइम देंगे और उसको समय से पहले कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या है, मेरे हिसाब से वो पंचुअलिटी में शामिल है, लेकिन क्या आपके हिसाब से शामिल है, इस बात पे आप गौर करिए। तो बच्चों चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। 8th लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 10th का, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट हैं? पहला इफेक्ट तो सामने दिखाई दे रहा है आपको कि छुआ तो गया। तो ये इफेक्ट नहीं है, ये मिस हैंडलिंग है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इसको हम इफेक्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। ये मिस हैंडलिंग है करंट को। हमें पता है कि करंट हमें झटका मारेगी तो हम छुएंगे तो झटका मारेगी, तो हम प्रिकॉशन से काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस काम करते हैं, उनको भी करंट लग जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग कर देते हैं। या तो लैक ऑफ नॉलेज होती है या फिर वो असावधानी होती है, या कह सकते हैं केयरलेसनेस होती है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी को टच करने की, पहली बात तो टच करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाय चांस इतना कुछ पढ़ा है, कुछ करने की इच्छा है तो सावधानी से करें और प्रिकॉशंस लें। एक ट्रेंड आदमी को साथ में रखें और उसके साथ काम करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा है उसको अप्लाई ना करें। पढ़ा है वो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि जो करता है वही आगे बढ़ता है। तो एक और चीज कहना चाहेंगे बच्चों कि पढ़ाई हम जब करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो उसमें आना चाहिए, जिसके बारे में हम कितना सोचते हैं, आई डोंट नो कि आप कितना सोचते होगे, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सोचता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ें, वाई। पहला क्वेश्चन ये है। जब भी आप कोई भी काम करना सोचें तो मैं ये काम क्यों करूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे 10th पास होना है, या मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं
कि इससे मुझे कुछ सीखना है और आगे हमको उसका यूज भी करना है। ये चीज है, मुझे क्लास में अच्छे मार्क्स लाने, ये हमारा उद्देश्य, या क्लास में नंबर तो आने ही चाहिए, साथ में हमें इसकी एक्सपर्टाइज भी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पढ़ाई से पहले ये एक बार अपने आप से जरूर पूछे, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपको क्यों पता होता है, तब आप फोकस हो पाते हो। आप कभी नहीं फोकस हो पाओगे कि मुझे क्लास पास करनी है, फोकस ही नहीं हो सकते। नेवर, यू कैन नेवर फोकस ऑन इट। आप तभी फोकस हो सकते हो जब आपको पता है कि ये चीज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। उसका जवाब है वाई। मुझे क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स, मुझे ये चाहिए ताकि मैं घर वालों को दिखा दूं। मुझे टॉपर होना है, मुझे एक्सेलेंस चाहिए। क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये चीज चाहिए। इनमें से जो चीज आप डिसाइड करोगे, अगर आप टॉपर बनना चाहोगे तो हो सकता है 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के रट के पास होके बढ़िया नंबर लेके आ जाओ। लेकिन क्या हुआ, जिसे ही क्लासरूम से बाहर निकलो एग्जाम देके, सब वॉश आउट, यू आर जीरो। लेकिन पास हो रहे हो, ठीक है, इतना पढ़ लेंगे कि जिससे नंबर आ जाए, बस माँ बाप कहें क्या लड़का मेरा पास हो गया या लड़की मेरी पास हो गई। इतना नहीं करना है, ये पासिंग मार्क्स है। तो कितनी पढ़ाई करोगे तो आप पता ही चल जाएगा। लेकिन जब आप एक्सेलेंस के तरफ भागोगे, ये चीज इसकी तरफ भागोगे कि नहीं भाई मुझे एक्सेलेंस चाहिए इस बात की कि मैंने जो पढ़ा है वो सीखा है और वो मैं अप्लाई भी करूंगा या कर रहा हूं। तो जब ये चीज आती है ना, तो एक्सेलेंस आती है। और जब ये एक्सेलेंस आती है तो भाई फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, दे आर एवरेज मार्कर्स। उनके कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, बट दे आर गुड लर्नर्स। सिंपल एज, वो गुड लर्नर थे। उन्होंने गलतियों से सीखा और सीख सीख के वहां पहुंच गए। हमने क्या किया, हमने गलतियां की लेकिन उनसे सीखा नहीं। अगर सीख लेते तो और अच्छी जगह पहुंचेंगे। गलतियां करना नहीं खराब है, गलतियां तो होंगी, क्योंकि वंस यू डू एनीथिंग देयर विल बी मिस्टेक। अगर आप कुछ काम करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। गलतियां दोबारा ना हो, अगर वो गलतियां दोबारा हो रही तो गलत है। अगर वो गलतियां एक बार हुई दैट इज गुड, बिकॉज यू लर्न समथिंग, आपने उससे कुछ सीखा है। और वो अगर दोबारा हो रही है इसका मतलब आपने सीखा नहीं है। तो सीखिए, सीखिए और सीखिए। तो ये चीज मैं इसलिए आपको फोकस करना चाहता हूँ। लाइफ में अगर कुछ करना है तो इस वाई पे फोकस करिए। ये वाई आपको सिखाएगा क्यों क्यों क्यों। ये जब क्यों 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 होगा, क्यों मैं क्लास क्यों लूं, मैं अगर सुबह ये 2-2:30 बजे क्लास वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूं, इसलिए कि मैंने जो अपने टीचर से सीखा है वो मैं अगली जनरेशन को दूं। ये नॉलेज गैप जो हो रहा है, ये नॉलेज गैप ना हो। क्योंकि जो लोग लिमिटेड पढ़ के आए हैं आज टीचिंग में आ गए, वो लिमिटेड ही पढ़ा रहे हैं और आगे उनसे भी लिमिटेड लोग पढ़ाएंगे। तो एजुकेशन में नॉलेज ट्रांसफर, ये फील्ड ऐसी है कि हमारी नॉलेज ट्रांसफर अगर आगे नहीं हुई तो हमारी जनरेशन गैप में आ जाएगी। और किसी भी सोसाइटी के लिए एजुकेशनल गैप बहुत खराब होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गैप, स्ट्रक्चरल गैप, ये सब चीजें पूरी हो जाती है।
अगर एजुकेशन गैप पूरा है तो कंप्लीट है, फिल है, तो सब चीज कंप्लीट होगी। मैं किसी दिन बताऊंगा एक कंट्री के बारे में जहां पर वॉर के बाद सबसे पहले उन्होंने किस चीज पे फोकस किया। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। तो बच्चों, किसी भी करंट के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। ये इफेक्ट नहीं है, डायग्राम मैंने ऐसे ही डलवा दिया ताकि बच्चों के दिमाग में होता है करंट का झटका लगता है भाई वही आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट होता है हीट जनरेशन। क्या होता है? हीट जनरेशन। अब इस हीट जनरेशन को कैसे समझा जाए, क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। आप लोग रोड पे चलते ही हो, कहीं ना कहीं मूव करते ही हो, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। अब आप उसको ऐसे समझिए कि आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे बिल्कुल फ्रीक्वेंट मूविंग है, कोई जाम नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? आप फराटे से निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टेम्परेचर का। लेकिन अगर वहां पे हल्का फुल्का जाम है थोड़ा सा, तो आपको तमाम तरह के पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। आपको लगने लगता है कि यार कुछ दम घुटने लगा। ये दम घुटना जो है वो हम स्मोक से ले रहे हैं और एनर्जी हीट से ले रहे हैं, क्योंकि जितनी गाड़ियां आसपास ज्यादा होंगी हीट जनरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। अब एकदम जाम लग गया बिल्कुल, तो क्या होगा? बस धुआं फेंक रही होगी, हीट जनरेट कर रही होगी, जिस गाड़ी में आप बैठे हो वो भी हीट जनरेट कर रही होगी, तो वहां पे सभी जितने लोग भी ट्रेवल कर रहे होंगे सबको हीट का एहसास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ? जाम लग गया है। जाम इज लाइक ए रेजिस्टेंस। जब खुला था कम रेजिस्टेंस था, जब ज्यादा था थोड़ा मॉडरेट हुआ, तो क्या मतलब थोड़ा सा बढ़ा, तो उस केस में हीट थोड़ी सी और ज्यादा जनरेट हुई, और जब जाम लग गया तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट हुई। तो ये होता है हीट का कारण। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं पहला कारण क्या है। हीटिंग इफेक्ट। किसी भी बॉडी में अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा? उसमें हीटिंग इफेक्ट जरूर होगा। दूसरा इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट, जो अगला आपका चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। कोई भी चार्ज कहीं भी फ्लो होता है, चार्ज की बात करें, कहीं भी फ्लो हो रहा हो तो एक करंट फ्लो मानी जाती है। फ्लो, और यहाँ पे मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज की बात नहीं कर रहे। चार्ज कोई भी फ्लो हो रहा हो तो अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन होगा जरूर। करंट फ्लो कर रही है तो उसमें से बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है या होगा। इसको हम एग्जामिन भी कर सकते हैं। आपके घर में कहीं पे भी वायर लगाओ, उसके पास में मैग्नेटिक नीडल ले जाओ और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये सिंपल, आपको 15-20 रुपए की मैग्नेटिक नीडल मिलती है, उसको लेकर के किसी भी मतलब नेकेड वायर के पास प्लीज बिल्कुल ना करें। अगर कोई इंसुलेटेड वायर है उसके आसपास कर ले, तो उसके आसपास जब आप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को समझ में आ जाएगा। तो कभी भी नेकेड वायर पे एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि गुरुकुल वाले मास्टर जी ने बता दिया। तीसरा इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। ये केमिकल इफेक्ट है तो बट ऑब्वियस है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी केमिकल इफेक्ट होते क्या हैं? तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस होता है केमिकल इफेक्ट का। ये केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि सपोज
आपके घर में क्या है, एक चीज लेकिन लगभग सब घर में होगी, जिसको आप लोग बोलते हो इन्वर्टर। ये हर एक घर में एक नेसेसिटी है जो बिजली के ना आने पर काम करती है। तो ये इन्वर्टर का काम क्या होता है, इसमें ऐसी प्लेट्स लगी रहती है, अगर आप देखोगे तो हमने आपको एक दिन बैटरी बना के भी दिखाई थी। इस तरीके से ये बैटरी होती है और इस बैटरी में क्या होता है, ऐसे चेम्बर्स बने होते हैं ये, और इनके ऊपर आपको क्या दिखते हैं, इस तरह से गोले लगे होते हैं, और यहाँ पर दो इस तरीके से ऐसे इसमें वायर लगाया जाता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब ये क्या होता है समझो, इस बैटरी से दो काम हो रहे होते हैं। एक, इससे करंट का आउटपुट भी हो सकता है, करंट का आउटपुट भी हो सकता है, आउटपुट करंट, और क्या होता है एक दूसरा हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट करंट। क्या होता है, इनपुट करंट। ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप डेली देखते होंगे। तो ये आउटपुट करंट क्या करती है, इनपुट करंट क्या करती है। इनपुट करंट करती है बेटा इन बैटरी को चार्जिंग का काम, क्या करती है, चार्जिंग का काम करती है। और ये क्या करती है, डिस्चार्जिंग का काम करती है। जैसे घर में लाइट चली गई तो क्या काम कर रहा होगा, ये काम करेगा। लाइट आने लगी तो क्या काम करेगा, ये लाइट आ रही है। और यहां पे कब है, लाइट नहीं आ रही, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो लाइट अगर आ रही है तो चार्जिंग हो रही होगी, और लाइट नहीं आ रही है तो क्या, डिस्चार्जिंग होगी। ये तो हमने एक फिनोमेना को समझा, चार्जिंग हो रही, डिस्चार्जिंग हो रही। लेकिन ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। जब डिस्चार्जिंग होती है तो दूसरे तरह का केमिकल चेंज होता है, और चार्जिंग होती है तो दूसरे तरह का केमिकल चेंज होता है। दोनों अलग अलग तरह के केमिकल चेंज है, एक ए से बी में और दूसरा बी से ए में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर ए से, अभी हम कोई चीजें नहीं बता रहे, डिटेल में हम बताएंगे। सपोज ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है। और दूसरा कंपाउंड बी से ए में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या, सॉरी, तो क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो रही। कंपाउंड्स होते हैं, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, करंट दे रहा है। दूसरा कंपाउंड पहले में कन्वर्ट हो रहा है, करंट ले रहा है। तो ये लेने और देने का प्रोसेस होता है केमिकल चेंज के थ्रू। तो वहां पे यही कह रहा है कि जो इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, वो कहाँ हो रहा है, चार्जिंग की वजह से केमिकल इफेक्ट हो रहा है, करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, केमिकल इफेक्ट की वजह से चार्जिंग हो रही है, मतलब ये केमिकल इफेक्ट से करंट पैदा हो रही है। समझिए, यहाँ करंट से केमिकल चेंज हो रहे हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ कवर होता है, ये वाला, ये क्या है, कवर्ड है, यही कवर्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, करंट की वजह से चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी, इसकी बात करते हैं। तो करंट की वजह से केमिकल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, करंट की वजह से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बेटा। तो जो करंट की वजह से केमिकल चेंज हो रहे हैं तो केमिकल इफेक्ट हो गया, बात समझ गए। और केमिकल इफेक्ट की वजह से करंट पैदा हो रही है, ये अलग मैटर है, इसको अलग जगह समझिए जाएगा।
तो बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटिक क्या होगा, अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट और चार्ज फ्लो, ये दोनों चीजें हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है, कब है, तो क्या होगा, करंट होगी। ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी हो जब करंट हो, मैग्नेट के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर कहीं पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो ट्रांसफार्मर के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आपके घर के अंदर कोई भी इक्विपमेंट है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इवन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आपका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके MRI किया जाता है। क्या किया जाता है, MRI। ये एक डायग्राम प्रोड्यूस किया जाता है, और उस डायग्राम से आपके मैग्नेटिक फील्ड और उस मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से एक कोरिलेशन पैदा किया जाता है, जो डायग्राम के टर्म में आपके सामने आता है, और उसके इफेक्ट को समझ करके हम बॉडी में होने वाले प्रॉब्लम को समझते हैं। हम नहीं समझते, मतलब डॉक्टर लोग समझते हैं, ठीक है। तो वो उसका यूज वहां पे किया जाता है। हमारे अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। एक मैग्नेटोथेरेपी भी होती है जो हमारी बॉडी में होने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज की जाती है, और वो भी आजकल बड़ी ट्रेंड में है। मैग्नेटिक का यूज करके हम तमाम तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो मैग्नेट डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये नॉर्मल मैग्नेट नहीं होते कि इतना बड़ा ले लिए गले में टाक लिया, पता चला हार्ट भी बैठ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं हीटिंग की। तो जब बात करते हैं हीटिंग की, तो हीट इसमें क्या है, ये इसके मेटल जो भी है, कंडक्टर है जो, उसके ये क्या है, एटम्स हैं। और अगर हम बात करें एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मैटर हो, उसके अंदर एक मोशन कॉमन होता है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ मोशन में एक की बात कर रहे हैं, एक मोशन कॉमन होता है, वो होता है वाइब्रेशन। चाहे मैटर लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, या गैस स्टेट में हो, इन तीनों स्टेट में उसके पास अगर कोई कॉमन मोशन होता है, दैट इज वाइब्रेशन। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में होता है। तो वाइब्रेशंस की वजह होती है, तो इनका क्या होता है, आपस में क्या होता है, कोलिजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से दिखाए। दूसरा ये ब्लैक स्पॉट जो दिखाए गए हैं, वो दिखाए गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके। फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट करते हैं, तो रैंडम मूवमेंट करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये क्या करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, किसी न किसी से टकराते रहते हैं। तो जब ये टकराना होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। जब भी आप किसी से लड़ाई कर लो तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है ना। वैसे ही ये एटम भी आपस में अगर टकरा जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन आके टकरा जाता है, तो क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। और यही लॉस ऑफ एनर्जी क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है। यहां पे दिखा रहा है करंट हमने इसमें अप्लाई करी, और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करने लगे, कहां पे, प्लस की तरफ, इधर से इधर मूव करने, नेगेटिव से। तो क्या होगा, इनको क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। जैसे ही हमने इनमें पोटेंशियल लगाया तो क्या मिला इनको, काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी पहले भी थी, लेकिन वो कैसी थी,
वन डायरेक्शनल नहीं काम कर रहे थे तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही थी, एक जैसी बनी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया तो इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई, वन डायरेक्शनल मूवमेंट में आ गई। और क्या हुआ, उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ, अगर भीड़ से भगा दे एक तरफ तो क्या होगा, कुछ तेज भाग रहे होंगे, कुछ धीरे भाग रहे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे, दो चार गिरेंगे तो क्या होगा, कोलिजन हो रहा होगा। तो कोलिजन में क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहता है कि पूरी की पूरी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो अगर कंजर्व रहती है तो भैया गई कहाँ, वो जाती कहाँ है, तो वो कहाँ चली जाती है, हीट के टर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। और यही क्या होता है, आपका हीट एनर्जी होती है। और यही इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। किसी भी गर्मियों में आप देखते हो कि हीट ज़्यादा हो जाती है, आपके घर के इक्विपमेंट गर्म हो जाते हैं, कई फूक जाते हैं, रॉड्स खराब हो जाती हैं, फ्रिज खराब हो जाता है, एसी खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, इसकी वजह से हीट एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। जूल साहब, ये जूल साहब थे, इन्होंने कई लॉ दिए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जूल्स लॉ क्या कहता है, हीट प्रोड्यूसेस इन रजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट भी देखें, अभी ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या डिपेंड करता है कि टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे Q चार्ज है, I करंट फ्लो हो रही थी, और कूलाम के हिसाब से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये करंट फ्लो हो रही थी तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाता है बेटा। यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू आई टी हो जाता है। और अगर हम दूसरी बात करें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है बेटा। V की बात करें, ओम्स लॉ की बात करें, V इज इक्वल टू आई आर है। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अभी इसका भी क्या यूज है वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू वोल्ट। वोल्ट ने ये फॉर्मूला दिया था, जूल ने ये फॉर्मूला दिया था, ओम्स ने ये फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, W अपॉन क्यू। तो Q की जगह पे देखो क्या है, V इक्वल टू W इक्वल टू क्यू। क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी तो यही है ना, एनर्जी यहाँ पर क्या है, W ही है। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश करी है। इसमें V W इक्वल टू आई आर, देखिए V इक्वल टू आई आर, Q इक्वल टू आई टी, यहाँ पे हो गया। और ये आ गया आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही कह रहा है ना, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, टाइम, टाइम। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस किस तरह से निकलती है, जूल, इतने जूल एनर्जी निकलेगी। और यही बराबर होगी हीट के। यही किसके बराबर होगी, हीट के। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं बच्चों, क्वेश्चंस बनेंगे इसमें न्यूमेरिकल, इसलिए बता रहा हूं। कह रहा है कि H प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए किसी में करंट हमने 2 गुना कर दी, करंट हमने ट्वाइस कर दी, तो बताइए हीट प्रोड्यूस में क्या चेंज आएगा। तो यहां से इससे क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है बेटा H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये बन जाता है। अब हमने आपसे कहा कि हमने करंट डबल कर दी, करंट डबल कर दी, तो H1 क्या था, H था, I1 क्या थी, I थी, और I2 हमने कर दिया 2I।
तो रख देते हैं भाई। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया H/H2, ये हो गया। I रहेगा, ये क्या रहेगा 2I हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो गया। इससे 1/2 का स्क्वायर आ गया, दैट बिकम्स 1/4 H/H2। तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4H1 या 4H। तो इसका मतलब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए करंट जो होती है करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है हीट प्रोडक्शन। मोर द करंट मोर द हीट, मोर द करंट मोर द हीट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, H इज प्रोपोर्शनल टू R। क्या होगा, H प्रोपोर्शनल किससे होगा, R R के। तो इससे क्या फॉर्मूला बन गया, H1/H2 इक्वल टू R1/R2, ये बन गया बच्चों। तो अब हमने कहा किसी का रेजिस्टेंस हमने आधा कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, आधा कर दिया। H1 H था, H2 हमें निकालना है, R1 R था, और R2 क्या हो गया बेटा, हमने कर दिया आधा, तो R/2 हो गया। तो जब ये चीज हो गई तो हम इसको अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H/H2 और R, और ये हो गया R/2। जरा देखिए R से R कैंसिल हो गया, ये यहाँ चला गया, ट्वाइस H2 इज इक्वल टू H आ गया, H2 इज इक्वल टू H/2 आ गया। मतलब क्या है, हीट प्रोडक्शन भी आधा हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन भी आधा हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस हमने आधा कर दिया, और डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। देखो कह रहा है कि तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, कह रहा है H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो इससे फॉर्मूला बन गया H1/H2 इज इक्वल टू T1/T2। फिर वही सिमिलरली जैसे रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था वैसे ही टाइम बिहेव करेगा। हमने किसी ऑपरेटर्स को 2 घंटे यूज किया तो हीट जनरेशन क्या होगी वो निकाल सकते हैं। अगर हमने उसी ऑपरेटर्स को 2 घंटे की जगह 5 घंटे यूज किया तो हीट प्रोडक्शन क्या होगी। तो आप सीधे समझ लीजिए कि सीधा रिलेशनशिप है, अगर ये हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, पता चल जाएगा क्या हो जाएगी हीट जनरेशन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया H1 इक्वल टू H, T1 इक्वल टू 2 आवर्स, T2 इक्वल टू 5 आवर्स। आपको निकालना है H2। तो हमने इसी फॉर्मूले को लिख लिया, H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे हमको H2 निकालना है, T1 2 है, ये 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, H2 इक्वल टू 5H/2, मतलब 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना हमने टाइम बढ़ाया है उतना ही हीट प्रोडक्शन उतना ही टाइम हो जाएगा। 2.5 टाइम्स हमने टाइम बढ़ाया तो हीट प्रोडक्शन भी 2.5 टाइम्स हो गया। ये बात समझ में आई बच्चों? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, आगे हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए। 3 फॉर्मूलों को लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 3 फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है? H1/H2 इज इक्वल टू I1/I2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2, ये फॉर्मूला। H1/H2 इक्वल टू T1/T2, ये फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, इनका यूज कर सकते हैं। अब बाई चांस हम सारी चीजें बदल रहे हूं, यहाँ पे क्या है कंडीशन? यहाँ पे क्या है? R एंड T, R कांस्टेंट, ये कांस्टेंट थे। यहाँ पे क्या है? I एंड T R कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या है? I एंड R कांस्टेंट। ठीक है, ये आ जाता है। तो अगर तीनों कन्वर्ट हो रहे हो तो क्या होगा? H1/H2 इज इक्वल टू I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू R1/R2 इंटू T1/T2, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गए? 4 फॉर्मूले हो गए। इसमें कुछ सारी चीजें बदल ली तो हमने ये रख दिया, केवल एक चीज बदल रही कोई एक, तो वो रख दिया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, और क्या कह रहा है उसको देखते हुए यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ब्रेन टीजर पे चलते हैं। ब्रेन टीजर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ विच द राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ द जूल्स लॉ, ये वही है अभी हमने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो अगर VIT, जरा इसको देखो, V क्या है? V इक्वल टू I इंटू R IT, क्या हो गया? I स्क्वायर RT हो गया, यही था, अभी फॉर्मूला बताया था। नेक्स्ट I स्क्वायर RT लिखा हुआ है, सेम चीज। जरा इस पे आ जाओ, इसको देखते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। यहाँ पे क्या हो गया? I स्क्वायर R स्क्वायर T/R, R से R कैंसिल हो गया, ये हो गया I स्क्वायर RT। तो तीनों से हमें एक ही चीज मिल रही है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जरा यहाँ पे देखो, V इक्वल टू IR बच्चों अपॉन, तो क्या हो गया? H इक्वल टू IRT अपॉन R, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? IT। आपको पता है ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है बच्चों, ध्यान रखो। Q इक्वल टू टाइम और करंट का मल्टीप्लिकेशन चार्ज प्रोड्यूस करता है। टाइम और करंट का प्रोडक्ट क्या करेगा? चार्ज प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए H के बराबर नहीं हो सकता। तो ये गलत, ये हमारा गड़बड़ हो गया, और ये दोनों आपके सही हो, तीनों सही हो गए। ठीक है, देखिए इस वाले को V इक्वल टू IR इंटू ये I स्क्वायर RT, वही चीज जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे देखिए V इक्वल टू IR रख दिया, I स्क्वायर RT आ गया। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बेटा बल्ब क्या होता है? ये एडिसन साहब ने खोजा था इसको, दुनिया बदल गई थी उसके बाद। लोगों को कहले रेवोल्यूशनरी था, जिसने ऐसी चीज प्रोड्यूस करी थी जिससे बिना धुएं के आपको लाइट मिल रही थी। तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मानते हैं। फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। क्वेश्चन पूछा गया है
इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो वो है टंगस्टन। क्या यूज किया जाता है? टंगस्टन। हाई रेजिस्टेंस होता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और वो क्या था? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा होता है तो इतना आसानी से मेल्ट भी नहीं होता है। सॉफ्ट जरूर होता है, लेकिन मेल्ट आसानी से नहीं होता है, टूट जाता है। और इसके अंदर एक गैस भरी जाती है, जिसको हम आर्गन भी बोलते हैं और नाइट्रोजन भी बोलते हैं। ये दोनों गैसों का यूज किया जाता है। पहले आर्गन यूज करी जाती थी, अब तो खैर ये बनते ही नहीं। तो लेटेस्ट टाइम में जो वर्जन आए थे इनके, उसमें हम नाइट्रोजन यूज करने लगते थे। नाइट्रोजन के दो फायदे होते थे। पहला फायदा ये होता था कि नाइट्रोजन कोल्ड गैस है, तो जहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करती थी। दूसरा क्या था? नाइट्रोजन इनर्ट भी थी, तो क्या करती थी? इसको ऑक्सीडेशन से रोक देती थी। ठीक है, तो आर्गन तो अपने आप में इनर्ट गैस है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गैस यानी क्यों यूज की? तीनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्या रीजन है इलेक्ट्रिक बल्ब में रेजिस्टेंस का, फिलामेंट में टंगस्टन का क्यों यूज? पहली बात तो कौन सी मेटल यूज की जाती? तो टंगस्टन यूज की जाती। क्यों यूज करी? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि टंगस्टन ही क्यों यूज करी जाती है? तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन एंड आर्गन यूज करी जा सकती है। और क्यों करी जाती है? क्योंकि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। मेटल हाई टेम्परेचर पे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए हम ये डाल देते हैं। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक आयरन, ये भी घर में बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। जिन लोगों को क्या प्रेस के कपड़े बाहर जाते हैं उनको पता शायद ना हो, लेकिन जिनके घर में ही प्रेस होते हैं उनको जरूर पता होगी। ये इलेक्ट्रिक प्रेस होता है बेटा। इस इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है? अगर आप देखोगे, ये कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ये कॉइल लगी होती है, नीचे एक प्लेट लगी होती है इस तरीके से। कॉइल अगर आप कभी खोल के देखोगे तो आपको अलग से दिखाई देगी। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी क्या हो गई? इसके ऊपर माइका लगा होता है। ठीक इसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है जो इंसुलेटेड सीट होती है कि करंट को ऊपर नहीं जाने, क्योंकि ऊपर तो हम पकड़ के चला रहे होते हैं, पता चला नीचे से करंट ऊपर पहुंच गई तो राम नाम सत्य हो जाए। तो उसको बचाती, इंसुलेटेड है, हीट को भी रोकती है और करंट को भी रोकती है, दोनों काम कर रही होती है। लिखा है करंट फ्रॉम द entering to the metal and thus the protecting the user from the getting electric shock। ठीक है। नीचे क्या होता है? हैवी मेटल ब्लॉक होता है। हैवी मेटल ब्लॉक क्यों यूज किया जाता है? उसका कारण होता है प्रेस करने के लिए थोड़ी सी वेट चाहिए होता है ताकि कपड़े प्रेस हो जाए। थोड़ी सी ताकत आप लगाओ, थोड़ी सी ताकत वो लगाए। लेकिन अब थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक प्रेस आ रही है वो हल्की आ रही है। उसका रीजन है क्योंकि उसमें हम जो नीचे ये बेस यूज कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बेस यूज कर रहे हैं, तो वो इजी हीटअप वाले यूज कर रहे हैं। जैसे पुराने वाले प्रेस थे थोड़ी देर में हीट होते थे, अब क्या होता है? इंस्टेंट हीट हो जाते हैं। तो इंस्टेंट हीटिंग क्या होती है? हाई हीटिंग होती है। उसकी वजह से आप जो प्रेस करके ताकत लगाते उतने ही से ही काम चल जाता। पहले क्या होता था? उसके वेट से काम चलता था। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास करती है जब कॉइल से, तो वो हीट हो जाता है, ये बता रहे हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है घर का। आपने देखा होगा आपके घरों में आजकल लगती है एमसीबी, पहले लगते थे फ्यूज। फ्यूज आज भी लगाए जाते हैं मेन स्विच के पास, स्विच के साथ एक ये भी लगाया जाता है, वहां पे भी एमसीबी लगी होती है, लेकिन ये फ्यूज फिर भी लगाया जाता है। इस फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम जो है, जैसे ठीक माँ बाप की तरह होता है कि बाहर से कोई
आदमी आपको पीटने के लिए आ जाए तो माँ बाप सामने खड़े हो जाते हैं, बोले नहीं जा सकते, तो उसको वहीं रोक देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, इसका भी काम होता है। जैसे ही ये जो होता है, ये प्लेट जो आप देख रहे हो, ये पोर्सिलिन की बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, एक तरह की मिट्टी होती है चिकनी, उससे बनी होती है, हीटअप करके बनाई जाती है। पोर्सिलिन की आपके तमाम लेबोरेटरी में छोटे छोटे पॉट्स भी होते हैं, पोर्सिलिन बॉडी होती है। और ये वायर लगा होता है इन दोनों पॉइंट के बीच में। इस प्लग को ऐसे निकाल लिया जा सकता है, ऐसे लगा दो, ऐसे निकाल लो, ये इस पत्ती के बीच में फंस जाता है। यहाँ पे दोनों कनेक्शन होते हैं और इनके बीच में करंट इससे फ्लो होती है। तो ये इसको बोलते हैं, ये वायर क्या होता है, लेड और टिन का बना होता है। हम लोग जनरली कॉपर का घर में लगा देते हैं, लेकिन इनके फ्यूज वायर आते हैं, अगर आप डिमांड करोगे तो इलेक्ट्रीशियन आपको देगा। लेड घरों में कॉपर के लगा दिए जाते हैं, अगर टूट जाता है तो कॉपर के यूज कर लेते हैं, कॉपर का वायर छील करके उसी से बांध देते हैं, लेकिन ये गलत चीज है। ये किसके होने चाहिए, लेड और टिन के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए अभी हम आपको बताएंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे तो उसके फायदे क्या हैं वो बताते हैं आपको। अब क्या हुआ, यहां समझिए, ये वोल्टेज आया यहां पर और आपका टीवी चल रहा है, फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर चल रहा है। डोमेस्टिक वोल्ट क्या होता है, करंट कितनी होती है, 220 से 240 वोल्ट की करंट को डोमेस्टिक करंट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल करंट 440 वोल्ट से स्टार्ट होती है, उससे भी ज्यादा जाती है, लेकिन स्टार्ट 440 वोल्ट से होती है बच्चों। अब क्या हुआ, यहां से 230 वोल्ट की सप्लाई आई और यहां से आराम से चली गई और आपका ये इक्विपमेंट चलने लगा। भाई ये देखो पिक्चर चल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या करंट आ गई अचानक किसी गड़बड़ी से। कैसे आ जाती है, तमाम तरीके होते हैं। ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो जाए, कोई पेड़ गिर जाता है तो दो फेस एक साथ जुड़ जाए तो क्या होता है, डबल करंट आ जाती है। तो इस तरीके से कई प्रॉब्लम होती है। हवा तूफान चल रहे, दो तार टच कर गए आपस में, अब करंट आ गई ज्यादा, क्या कर लोगे, ज्यादातर आंधी तूफान के टाइम ही होता है। अब जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आई, तो अगर ये तार लो मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होगा तो आपका टीवी क्या होगा, बोल जाएगा, खराब हो जाएगा, या जो भी इक्विपमेंट आप घर में यूज कर रहे हो वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये वायर का काम क्या होता है बेटा, आया और ये टूट गया, मेल्ट हो गया, और जैसे ही मेल्ट हो गया तो ये करंट इससे आगे नहीं गई, आपका टीवी खराब होने से बच गया। तो ध्यान रखते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है जो आपके घर के इक्विपमेंट को सेव करता है। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने इलेक्ट्रीशियन को बुला के कहिए कि भैया ये कॉपर वायर हटा दें, इसकी जगह पर लेड या टिन के तार लगा दें। बाजार में मिलते हैं, फ्यूज वायर के नाम से मिलते हैं। अगर आप क्या फ्यूज वायर ये फ्यूज नहीं लगाए तो लगवाएं, क्योंकि एमसीबी गड़बड़ हो सकती है, ये गड़बड़ नहीं हो सकता है। ये काम करता है चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का सर्किट हो। ये अगर करंट ज्यादा आई तो ये मेल्ट हो जाएगा, आपके पूरे सिस्टम को सेफ रखेगा। तो इसलिए समझदार लोग जितने होते हैं वो एमसीबी तो लगवा लेते हैं, लेकिन साथ में इसको भी लगवाते हैं कि भैया पहले ये लगा दो, एमसीबी तक करंट ही ना पहुंचे। अब पता चलिए एमसीबी फूक गई, तब क्या करो, करंट तो पास हो गई, अब पूरा घर जलने लगा। लेकिन क्या होगा, ये इसके रहने से क्या होगा, करंट मान ली यहाँ पे एमसीबी लगी थी, यहां से ये क्या हुआ, पास हुआ, और जैसे ये ब्रेक हो गया तो यहां तक करंट ही नहीं आई। अब करंट नहीं आएगी तो क्या होगा, सब कुछ सेफ। ये फ्यूज जो होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे करके आते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ये आपको इलेक्ट्रीशियन की शॉप में मिल जाते हैं। अब कह रहा है कि वाई द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रादर देन द प्योर मेटल। अब देखो, कोई चीज अगर चेंज हुई है तो उसका कोई पॉजिटिव ही रीजन तो होगा। मान लिया हमको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, तो हमें ये तो पता है कि ये इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या करता है।
इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, उसमें मेटल की जगह अलॉय क्यों यूज किया जा रहा है, तो कोई तो रीजन होगा। फिर वही चीज वापस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस लो या हाई, जो पर्पस के लिए बनाया गया है वो अलॉय, तो इन सब के लिए बनाया जाता है। देखो coils of tungsten and nuts made of alloy rather than the pure metal because resistivity of alloy is higher than the metal. Alloy have higher melting point so they don't melt easily. Alloy do not oxidize at high temperature. तो तीन प्रॉब्लम थी, उन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश कर ली गई अलॉय बना के। और बच्चों अलॉय होते क्या है ये भी समझ लो, किनको हम अलॉय बोलते हैं, अलॉय होते क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, व्हाट इज, ये प्रॉब्लम क्या है। तो अलॉय को समझने के लिए हमारे पास जो क्या है होता है, वन मेटल एंड अदर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमो मिक्सचर होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, लेकिन दिस मिक्सचर behave like metal, तभी अलॉय बोलेंगे। बिहेव क्या हो, उसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी हो। अगर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है मिलाने से, मान ली एक मेटल था एक नॉन मेटल था, हमने मिलाया वो मेटल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, तो वो अलॉय नहीं होगा, मिक्सचर होगा लेकिन अलॉय नहीं होगा। अलॉय तभी होगा जब वो बिहेव कैसे करेगा, मेटल की तरह। तो अलॉय क्या होते हैं, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल एंड वन नॉन मेटल और मेटल, या उससे ज्यादा मेटल हो, कम से कम एक हो, कम से कम एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ध्यान रखिए। और एक से ज्यादा भी मेटल हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी नॉन मेटल हो सकते हैं। तो लेकिन क्या एक मेटल कंपलसरी है और उसका रिजल्टेंट जो मिक्सचर बने वो मेटल की तरह बिहेव करे, उसको अलॉय का नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे गन मेटल अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है, ठीक है। इसी तरह कुछ आपके घर में और क्या अलॉय होगा, और तो कोई सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी डिफिनीशन है कि ये ऐसे बिहेव करना चाहिए। और एक मेटल, जैसे आप स्टील की बात करो, लो अच्छा है, स्टील की बात करो, स्टील घर में सबके घर में है, स्टील के बर्तन सबके होते हैं, इसमें आयरन होता है और प्लस कॉपर सॉरी कार्बन होता है। ये क्या होता है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, मेटल है। देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी में और खराब क्वालिटी की स्टील में यही फर्क आ जाता है। अगर कॉपर छूटने लगे तो कार्बन छूटने लगे, आपने देखो किन्हीं लोगों के यहाँ स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ समय के बाद उन पर काले काले स्पॉट आने लगते हैं। वो काले काले स्पॉट किसके होते हैं, ये कार्बन के ही होते हैं बेटा। लेकिन उसके बाद उसको हीट करके रबिंग करी जाती है, वो कर दिए वापस खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाते। लेकिन आयरन उसमें होता है, लेकिन उसमें रस्टिंग को बचाने के लिए, आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, खराब प्रॉपर्टी, रस्टिंग हो जाती है। अब एक गिलास में पानी पी रहे, जंग लग गई, खराब होगा ना। सोने के गिलास हम बना नहीं सकते, एल्यूमिनियम के गिलास में पानी पी नहीं सकते, जहर होता है। तो कॉपर बहुत महंगा है, चोरी हो जाता है फट से। तो हमारे पास बचा लोहा
और लोहे का बनाए तो जंग लग जाती है, तो इससे बचने के लिए वो पिएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो फिर क्या हुआ, एक नया अलॉय बनाया गया जिसको स्टील बोला गया, और ये स्टील में क्या हुआ, इसकी रस्टिंग को रिड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी गई और रस्टिंग को रिड्यूस कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये मोस्ट यूटिलाइज मेटल हो गई। आज की डेट में आप देख रहे हो हर घरों में अब लोग स्टील के दरवाजे भी बना ले। क्यों, दरवाजा में बढ़िया बढ़िया बनवाते थे, जंग लग जाती थी, खराब हो जाता था, फिर बनवाने में और ज्यादा पैसा लगता था। अब स्टील लगवा लेंगे तो 20-25 साल तो कोई टेंशन ही नहीं। तो और अगर कहीं कोई दिक्कत भी आई तो क्या कम पैसे में सुधर जाए, क्योंकि वजन कम होता है उसका, आसानी से उतारा जा सकता है, आसानी से टांगा जा सकता है। तो ये अलॉय बहुत, ये भी यूजफुल अलॉय है जो अपने के घरों में यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। क्यों, पहला तो क्या हुआ कि यूज करते हैं क्योंकि पहला क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरा क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। 3 पॉइंट है जो आपको लिख सकते हैं। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन गीजर एटसेट्रा। नाइक्रोम वायर, अगर भाई हीट प्रोड्यूस करनी तो उसको हीट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ अलॉय व्हिच, देखिए, why does the cord of an electric heater not glow while the heating the element does? मतलब किसी भी मेटल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो क्यों लाल हो जाता है, इस बात को समझते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती, जब हीट ओवर कैपेसिटी में आ जाती है, जैसे ना कोई बच्चा आपको चिढ़ा रहा हो, आप पहले टॉलरेट करते हो, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है तो आप क्रोध में आ जाते हो। तो वैसे ही होता है मेटल के अंदर कि हम उसको इतनी एनर्जी देते हैं जब तक कि वो क्या होता है, उसको अपने अंदर बियर कर सकता है। और जैसे ही बियर करना बंद कर देता है तो क्या होता है, उसको एमिट करना चालू कर देता है, छोड़ना चालू करता है, और वहीं से आपकी एनर्जी इवोल्यूशन चालू होती है, एनर्जी का निकलना चालू होता है। और इसी इवोल्यूशन में कितने टेम्परेचर की एनर्जी निकल रही है उसके हिसाब से लाल से लेकर ब्लू तक के कलर फ्लेम आपको दिखती है, लास्ट में व्हाइट भी हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ अ alloy which has very high resistance, so when current flows through the element it becomes very hot and glow. ठीक है, the cord of usually made of material like copper has low resistance, thus for the same current the cord does not become so hot and hence does not glow. मतलब वो ग्लो करती है, क्यों नहीं ग्लो करती है, तो भैया ठीक है, साधु आदमी है, किसी को उसका रेजिस्टेंस ही नहीं, कोई इसको गाली बके, कुछ करे, टीज करे, वो अपना भगवान के में व्यस्त है, बोले टेंशन नहीं, खाए गरम हो। तो क्या होता है, बोले इधर से आई इधर चली गई, काम खत्म। तो उसका क्या है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं है तो वो क्रोध नहीं करता है, हमें मतलब है तो हम क्रोध करते हैं कोई। ठीक है, तो क्या होता है, कॉपर क्या करता है, फ्लो कर देता है, कॉपर चार्ज को फ्लो करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या है, वो फ्लो करता रहता है। जबकि ये वाला वायर क्या होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है तो रोकता है, रोकेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो चमकेगा भाई। ठीक, थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले चैप्टर के लिए मतलब इसी में अभी 2-3 लेक्चर और बाकी हैं, उनको भी लेके हम जल्दी आएंगे। तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी सेहत का ध्यान दें और अपने डिसिप्लिन, लाइफ डिसिप्लिन पे भी काम करें। थैंक यू।